राज सत्ता को अपने जवाबदेही से मुंह मोड़ लेना, दैट इज एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉलेसनेस। ये मुद्दे पे, ये ऐतिहासिक मौके पे बोलने का आपने जो हमें मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत सर्वसाधारण रूप से अगर हम आज की माहौल में बात करें तो इस विषय पे, ऐसे विषय पे तो ज़्यादातर हम लोग संविधान में से क्या हो रहा है, संविधान से जो को बाजू रखा जा रहा है, उसको ठुकराया जा रहा है, उसी से बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। चाहे वो संवैधानिक हमारे ढांचे हैं, संस्थान हैं, उनको किस तरह कैप्चर किया गया वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट्स हो, लोकपाल हो, जो भी हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो। मगर मुझे आज वो बहुत रेपिटेटिव और नॉर्मल और साधारण सी बात लग रही है कि उसी पे बात करें। मुझे लगा कि आज इतना ऐतिहासिक मौका है और मैं सबसे बहुत बहुत दिल से आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये आप लोग यहाँ पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का मोबिलाइजेशन के बाद स्त्री मुक्ति संगठन जैसे एक संगठन जो हमारे आज़ादी के गणतंत्र होने के बाद 75 साल में से 50 साल ये संगठन जीवित है और उन्होंने ग्रामीण विभागों से जिस तरह मोबिलाइजेशन किया है, संगठित किया है महिलाओं को, और खुल के ये कहना कि हम स्त्री आज़ादी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 1975 से जिस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला वर्ष माना गया, वो वर्ष से एक संगठन काम करते आया है। आज भी आमचे घर जैसे चाइल्ड केयर सेंटर्स लगा रहे हैं, काम चल रहा है। और मुझे अभी भी याद है कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए 75 का तो था ही जो आपका नाटक, श्री मुक्ति संगठन का नाटक, हाँ प्रश्नार्थ चुकीचा आहे, मगर उसके बाद जो 1983 का जो वो नाटक था, जब मैं कॉलेज में मैंने कदम रखा था, एल्फिंस्टन कॉलेज में, मुलगी झाली हो, वो तो एकदम ऐतिहासिक एक नाटक था। और मैं शुरुआत ये करना चाहूँगी ये सब पलों को याद करते हुए और आपको मुबारकबाद देते हुए कि आपने कम से कम एक उम्मीद जाग के रखी है कि हम लोग संगठित हो सकते हैं, साथ में मिल सकते हैं, और कितनी भी व्यवस्था डरावनक हो फिर भी हमें हमारा काम जारी रखना ही है। अब ये जो मौका आपने हमें दिया है उसमें चुनौती भी बहुत हैं, और थोड़ा बहुत मैं ये विषय पे हमारे संगठन का और व्यक्तिगत मेरा जो एक क्रोनोलॉजी, क्योंकि क्रोनोलॉजी का बहुत शौक रखते हैं हमारे सत्ताधारी नेता, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आगे रखना चाहूँगी आपके कि जो लक्षित हिंसा है, लक्षित हिंसा जिसमें सांप्रदायिक हिंसा, जिसमें औरत एक लक्ष्य है ही सबसे पहले, क्योंकि वो अपनी जाति की हो या अपने समुदाय की हो, वो जिस तरह हमारी पूरी पेट्रियार्कल समाज बना है, वो औरत को एक वो समाज की एक मर्यादा समझ करके जो लक्षित हिंसा में उनके ऊपर जो हमला होता है, उससे बहुत सारी सीख मिली हमें। और वो सीख तो इसी से भी मिली कि जब हमारा काम शुरू हुआ है पत्रकार के नाते और कार्यकर्ता के नाते, बहुत हमारी साथी शायद यहाँ बैठी भी हैं, हमने एक विमेन एंड मीडिया जैसे ग्रुप शुरुआत किया था जो न सिर्फ महिला स्त्री का प्रतिनिधित्व मीडिया में क्या है और कैसे होना चाहिए उसको लेकर हम लोग एनालिसिस करते थे, फैक्ट कमेटी रखा था। मुझे अभी भी याद है कि देवराला में जब सती का प्रकरण हुआ तो हमने काफ़ी बड़ा रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग का निकाला था, और मीडिया ने किस तरह उसका विश्लेषण किया था, किस तरह लाया था उसको सामने। उस वक्त भी हमने, उस वक्त की बात है, देवराला के समय की बात है, कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने 22 दिन के बाद उसके ऊपर आग्रह लेख लिखा था, और जब उसको लेकर हमको एक मौका मिला वो व्याकरण दिलीप परगांवकर से बातचीत करने का दिल्ली में, तो हमने पूछा कि कारण क्या था कि आपको इतने दिन क्यों लगे। ऐसा नहीं कि अखबारों में बात नहीं आई थी, ऐसा नहीं कि नेशनल हेडलाइंस नहीं बनी थी, तो उन्होंने बस हंस के कह दिया कि राजीव गांधी ने जब बोला उसके ऊपर उसके बाद हमने लिखा। तो ये जो एक मीडिया जिस तरह बड़े बड़े हादसे को देखता है या छोटे बड़े हादसे को देखता है, चाहे वो सामाजिक हिंसा हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो,
चाहे वो लक्षित हिंसा हो वगैरह वगैरह, उसका हम काम करते थे। उसके बाद जैसे कि मतलब स्त्री संगठनों ने तो देखा ही है कि मिड 80s की बात, 1980s की जो दशक थी, द डेकेड ऑफ द 80s की, जहाँ पे हमने सांप्रदायिकरण बहुत भयानक देखा, भयावह देखा, बहुसंख्यकवाद भी देखा, कि जिस तरह राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेकर जिस तरह मोबिलाइजेशन हो रहा है देश भर में, और एक तरह से पत्रकारिता को भी लक्षित हिंसा का एक जरिया बनाया जा रहा है हेट स्पीच को लेकर, नफरत भरी जबान और नफरत भरी लेख। तो वी हैड फॉर्म्ड अ ग्रुप, मतलब हमने एक ग्रुप बनाया था, जर्नलिस्ट अगेंस्ट कम्युनलिज्म। उसमें जाने माने अखबार मतलब पत्रकार थे महाराष्ट्र और बम्बई से, और हमारी कोशिश ये थी कि मीडिया को लेकर, मतलब पत्रकारिता को लेकर ये बात करें संपादकों से कि आप किस तरह की हेडलाइंस कब छापते हैं, क्यों छापते हैं, कि आपको पता है कि नहीं कि सांप्रदायिक लक्षित जातीय हिंसा में नफरत भरी जबान एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हिंसा भड़कने से 2 हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना पहले जो एक माहौल बनाया जाता है वो हेट स्पीच और नफरत भरे लेखान और कहवान से ही बनाया जाता है वगैरह वगैरह। ये सब होते गया, कितना हम लोग सफल थे नहीं सफल थे वो तो इतिहास ही दोहराएगा, मगर एक अनुभव तो ज़रूर बना उससे। और ये एक बात हमारे सामने जो आई कि जो उसके बाद जो आर्थिक रूप से हमारे सत्ता ने एक मोड़ लिया अर्ली 90s में, बाबरी मस्जिद को तो 92 में गिराया गया, किस तरह इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, हमने देखा हिंसा किस तरह हुई, शुरुआत वहीं हुई सोमनाथ राजकोट में गुजरात में, वो सब इट्स नॉट आयरॉनिक, इट्स नॉट अनयूजुअल कि वहीं पे हुई जहाँ पे 2002 में और उसके पहले और बाद में भी हिंसा हुई। मगर 80s में हम देख रहे हैं सांप्रदायिकता एक तरह से बढ़ना, और ये भी कहना ज़रूरी है क्योंकि ये कभी कभी कहना हम नहीं कह डालते हम लोग, कि जो शाहबानो केस को लेकर भी मोबिलाइजेशन हुआ, और मैंने ये खुद विटनेस किया है बम्बई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कि जिस तरह सत्ताधारी पक्ष जो है मेल क्लर्जी से डिस्कस कर रहा है, मगर विमेन एज एजेंसी, मुसलमान औरतों के साथ बात नहीं कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का कानून चाहिए। जो बातचीत और जो डिस्कोर्स चल रहा है वो मुस्लिम मेल क्लर्जी के साथ, तो उसके मतलब एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया समाज में। और उसके बाद जिस तरह वो कानून भी पारित हुआ वगैरह वगैरह, वो एक इतिहास है। और फिर बाबरी मस्जिद का मतलब गिराया जाना, उसके पहले हिंसा, उसके बाद में हिंसा, और वो एक तरह से एक हमला था ये गणतंत्र पे, और एक चुनौती भी थी वो ताकतों से जिन्होंने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को की थी। वही ताकतों ने जिन्होंने 30 जनवरी को हत्या करके कहा था खुलेआम कि हमें गणतंत्र नहीं चाहिए, हमें ट्राई कलर नहीं चाहिए, हमें ये जो हमारा ध्वज है नहीं चाहिए, हमें बस भगवा ध्वज चाहिए। और उन्हीं ताकतों ने सबसे पहले तो 2000 में ही अपना ये ट्राई कलर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑफिस पे लहराया। तो ये प्रोसेसेस चल रहे थे, साथ साथ आर्थिक निजीकरण, और मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा स्त्री संगठनों ने तो सोचा ही है, बोला भी है, मगर कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली इस पर ज़्यादा सोच नहीं हुई है कि ये जिस तरह हमारा पूरा ढांचा जो है सत्ता का, स्टेट जिसको हम कहते हैं, उसको एक एक्सट्रीम राइट विंग डायरेक्शन में, क्योंकि व्हाट वाज इट, न्यू लिबरलाइजेशन आप कहे, रिफॉर्म्स के नाम पे आपने जो कहा कि पूरे पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट कैपिटल की तरफ ट्रांसफर करना, और वो जो ताकतें इसको कर रही थी स्टेट में और कैपिटल में, वो चाह रही थी कि इस तरह का कैपिटल का कंसंट्रेशन हो ताकि वो जो नेगोशिएशन हो वो डायरेक्टली पक्षपात तरीके से हो। और वो जिस तरह से शुरुआत तो 90s में हुई जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और जिस तरह की पॉलिसीज लागू की गई, जिस तरह का ये ट्रांसफ़र रिसोर्सेज का शुरू हुआ, अभी तो बहुत ही ऊपरी दर्जा पे चला गया है, उसमें एमओयूज भी पार्लियामेंट और सांसद और विधानसभा से बाहर साइन होते थे। मतलब पॉलिसीज को आप लोक प्रतिनिधित्व में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप कहीं एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये पूरा सत्ता का जो हम बदल देख रहे हैं 50-75 साल में, मुझे लगता है कि एज अ मूवमेंट, एज पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स, एज विमेंस मूवमेंट्स, हमें इसका कहीं ना कहीं समझ बनाना पड़ेगा कि जो
जिस तरह का ढांचा, जिस तरह के ढांचे के खिलाफ हम लोग मोबिलाइज करते थे 70s 80s 90s में, अर्ली 2000s में, वो ढांचा ही बदल गया है। ढांचा अभी वेलफेयर स्टेट रहा ही नहीं है, पूरी तरह सोल्ड आउट क्रोनी कैपिटल स्टेट है। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जस्टिस सावंत वगैरह कहते थे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि IAS IPS ऑफिसर्स जो एक तरह के बैकग्राउंड से लेके, एक तरह की ट्रेनिंग से लेके, अपने जिले से लेके मंत्रालय में बैठते हैं या जिले से लेके सांसद में बैठते हैं, उनको सरकारें सबलेट कर रही है, उनके वर्ड से सबलेट कर रही है 3 साल के लिए अंबानी के दफ्तर में, 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक में, 2 साल के लिए अडानी के दफ्तर में, और वापस आके उनके जॉब्स जाते नहीं हैं, वापस आके वो वही तनख्वाहें लेके पूरी तरह फैसिलिटीज ले लेते हैं। तो क्या जब वो वापस आते हैं, डू दे रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री एजेंट्स, और हैव दे बिकम एजेंट्स ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स एंड दोज आइडियोलॉजीज? तो ये सब बातें हैं जिसके बारे में समझ, मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को, संगठन को बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम झेल रहे हैं वो इसी का एक मतलब इसी से हम लोग थोड़ा सा, आई मीन मूवमेंट्स एट द क्रॉस रोड्स, कि हम क्या लड़े, किस बात पे लड़े, कैसे लड़े। मोबिलाइज तो कर रहे हैं, इश्यूज उठा रहे, श्री मुक्ति संगठन ने 1 डेढ़ 2 सालों से अपनी बात उठाई है, उठाती रहेंगी, मगर अगर हम जवाबदेही चाहते हैं and we want to prevent this abdication of lawlessness, तो हम कहाँ जाए रिड्रेसल के लिए? कौन सी संस्था के पास हमें रिड्रेसल मिलेगा? ये एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, मेरे पास जवाब पूरा नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1969, 70s, 80s की तरफ, मैं वापस मेरे विषय पे आती हूँ, और सबसे पहली बड़ी लक्षित हिंसा का जो एक दौर था या जो एक स्थान था, वो अहमदाबाद, गुजरात और जिले थे, जब जगमोहन रेड्डी, नसीरुद्दीन वकील और अकबर सरेला का रिपोर्ट भी निकला है। उस वक्त भी 1000 से ऊपर मुसलमानों की जान गई, और उस वक्त भी महिलाओं के साथ हिंसा की बातें हुई थी, हालांकि रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मेघा कुमार ने अपनी किताब में उसको बाद में लाया है, जो छपी है, कि अनगिनत ऐसी बातें थी जो महिलाओं के ऊपर हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा में हिंसा हुई थी 1969 अहमदाबाद में, मगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया ठीक तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं कि 70s का एक दौर था, 69 का ये भी दौर था जब पहली बार कांग्रेस की सरकार, जो काफ़ी राज्यों में दे लूज इलेक्शंस इन 8 स्टेट्स, और उन्होंने जब वो लूज करते हैं तो 2 राज्यों में इस तरह की ताकतें आती हैं जो वामपंथी नहीं हो, दक्षिणपंथी ताकतें हैं। पुराना जनसंघ आता है, और उसमें पहली बार एंटी कन्वर्जन लॉज, जो आज हम उसको अलग एक अवतार में झेल रहे हैं, मगर द फर्स्ट काइंड ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज वर इन द पास इन द 1960s, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह। तो मतलब ये समझ थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा समय हमारे कार्यकर्ताओं के बीच का समझ, ये थोड़ा समझ, हिस्टोरिकल समझ बनाने में अगर समय दे, तो हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा फ़र्क हो। ये इससे मैंने सोचा कि इतना प्रेशियस एक ओकेजन है आज कि मैं ये बातें जो मेरे दिमाग में चल रही वो रखूं, कि जो 80s के दौर में, मिड 80s के दौर में, यहाँ पे वृंदा जी भी बैठी हुई है, उन्होंने जो हाशिमपुरा का केस लड़ा था वो तो हमें पता ही है, मगर हाशिमपुरा के साथ साथ हमने देखा नेल्ली का मैसेकर 1983 असम में, हमने देखा सिख भाई बहनों के साथ जो हुआ दिल्ली में, मेरठ हाशिमपुरा का, भागलपुर का, अलीगढ़, मुरादाबाद, ये इतने सारे लक्षित सांप्रदायिक हिंसा के जो और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जातीय हिंसा हुई नहीं है, जातीय हिंसा तो रोज़ाना होती हैं, और जैसे छाया जी ने कहा कि जातीय हिंसा को न कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सीरियसली लेता है, और एक हद तक समाज भी नहीं लेता था, मगर मैं इस वक्त सांप्रदायिकता हिंसा के बारे में बात कर रही हूँ, कि उस वक्त हमने जो एक शक्ल देखी सत्ता की, कि पूरा सांप्रदायिककरण अपने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, और एक तरह से जुडिशल एजेंसीज का भी, क्योंकि जुडिशल कमीशन रिपोर्ट जो निकलते थे वो एक अलग कहानी बताते थे, मगर इंसाफ विक्टिम्स को नहीं पहुंचता था। और इसीलिए एक सवाल हमारे साथ है, क्योंकि उस वक्त तो आरएसएस बीजेपी की सरकार नहीं थी,
आई एम नॉट एन एंटी कांग्रेस पर्सन, ये मैं पहले से कह देती हूँ, आई एम नॉट एंटी कांग्रेस एट ऑल, मगर एक एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस वक्त की सरकारों ने ये टेंडेंसी को न इंटेरोगेट किया, न रोका, तो उसका ये क्यों नहीं रोका, मतलब वजह क्या थी हमको समझना। मुझे तो एक बात खा डालती है, क्योंकि बम्बई में जहाँ पे हमारा एक्टिविज्म शुरू हुआ एक तरह से, तो पहले भी हम एक्टिविस्ट थे बॉम्बे 92-93 के बाद, तो हमें पता है, आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारी महिला बैठी हैं जो सड़कों पे थी हमारे जैसे। कौन सी सरकार थी, किसकी सरकार थी, और कौन सी सरकारों ने किस ताकतों को बढ़ावा दिया, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ये हकीकत है, ये इतिहास है। तो कहीं ना कहीं हमें समझ बनाना ज़रूरी है कि जो सोच विचारधारा हमारे दिमाग और सत्ता पे भयावह स्तर के आज हावी हैं, वो सत्ता में आने से पहले भी घुस चुकी थी, इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, और इंडियन स्टेट एज वी नो इट had not managed to curb that infiltration. तो ये कारण क्या है, ये क्यों, क्या संविधान कमज़ोर है, क्या संविधान को मानने वाले, अपने कुर्सियां में बैठे वाले लोग अपना काम सीरियसली नहीं ले रहे थे। जुडिशियल कन्विक्ट, अगर हम जुडिशरी की बात करें, और हमने काफ़ी कुछ पाया भी है जुडिशरी से और काफ़ी खोया भी है, मैं हमारी व्यक्तिगत और संगठित मैं संघर्ष की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा या जातीय हिंसा में इंसाफ कभी ज़्यादा मिला है कोर्ट्स के ज़रिए। तो ये क्या है कि प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से, स्ट्रक्चर्स गलत है क्या हम ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा वजन देते हैं, और मैजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट को बिल्कुल, जहाँ पे लॉ सेट होता है वहाँ पे ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और शक्तिशाली जुडिशरी बनाने में अब हम सोचते नहीं हैं, या प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते हैं। ये सवाल मुझे लगता है कि इतनी ऐतिहासिक मौके पे हमें पूछना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे हमें आगे बढ़ना मुश्किल है। अभी मैं कुछ चंद, क्योंकि समय का मैं बहुत पाबंद रहती हूँ, मुझे ज़्यादा समय लेना अच्छा नहीं लगता। आज अगर मैं 6-7-8 इश्यूज आपके सामने रखती हूँ और पूछूं कि इसको हम कैसा सामने करें। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जानबूझ के मैं महाराष्ट्र का ज़्यादा मैं परिभाषा यूज़ करूँगी मैं, कि 2019, 2024, 2023 को लेकर, और ये कोर्ट में अभी भी चल रहा है मामला, फोर्स्ड हिस्टेक्टमीज, मतलब आप सोचिए, ये कामगारों का भी विषय है, क्योंकि गण कामगार मतलब अपने ऊस कामगार आहेत, ते सगळी महिला ऊस कामगार आहेत आणि नौजवान आहेत सगळे, दे आर ऑल एट द रिप्रोडक्टिव एज स्टेज, और जबरदस्ती उनके ऊपर हिस्टेक्टमी करा के ताकि उनसे ज़्यादा काम एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये पूरा मतलब कितने लेवल पर इंटरसेक्शनैलिटी है, कितने लेवल्स के ऊपर इसमें हमें चुनौती है, क्योंकि ये तो एक कामगारों की भी बात है, महिला की भी बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात है, और उसमें है ज़्यादातर दलित, आदिवासी और डिस्क्रिमिनेट, मतलब पूरी मार्जिनलाइज महिला, क्योंकि कौन जाएगा नहीं तो उस कामगार काम करने के लिए, माइग्रेंट वर्कर बन के। और ये महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज भी चल रहा है, और मतलब फिगर्स देने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बीड जिले अकेले में कितने थी, 13,000 का काउंट था, 25 साल की कम उम्र में ये हो रहा है। साथ साथ हम देखें तो बम्बई से ज़्यादा दूर नहीं, पालघर में चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज एट द हाईएस्ट एंड इट्स काउंटेड अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। मतलब पता नहीं बम्बई शहर कहाँ पे है आर्थिक सामाजिक लेवल पे, और यहाँ पे हमारी बच्चों का न्यूट्रिशन, और ये नई बात नहीं है, 25 साल से हम लोग ये फिगर्स पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल कुछ बातें हैं जिसके ऊपर सत्ता भी नहीं कुछ कर पा रही है, और सामाजिक मतलब और वो इलाके में बहुत ही रोबस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट रहा था, गोदावरी जी, पारुलेकर वगैरह, तो हम ये नहीं कह सकते थे संगठित नहीं हुए लोग और मुद्दा नहीं उठाया। और ये किसी मतलब ये अप्रिसिएट करके हम बोलते हैं कि संगठित हुए हैं लोग, मगर फिर भी अगर मुद्दा चलता रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो हम नहीं पकड़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आज तो मुझे लगता है कि सरासर जो सत्ता है वो इट्स एन एब्डिकेटेड स्टेट। ये आज जो हम सत्ता का सामना कर रहे हैं, द स्टेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कुछ
इट हैज एब्डिकेटेड इटसेल्फ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो कानून पारित करता है सांसद में तो वो शास्त्रीकरण के लिए, वो संविधान की पालन के लिए नहीं। और शास्त्रीकरण का मतलब ये कि अगर आप इस तरह का ग्रामीण रोजगार का बिल पास करते हो मनरेगा को रिपील करके, जिससे आपका पूरा आधार जो कामगारों को एक हक देने की कोशिश थी, एंड मनरेगा वाज नॉट परफेक्ट मगर फिर भी एक बहुत बड़ी कोशिश थी, तो इसका मतलब है कि सांसद को ही संविधान को खत्म करने के लिए अभी चलाया जा रहा है। एज a leading leader of the left movement said to me in an interview that the parliament is used to dismantle the constitution brick by brick. तो ये बहुसंख्यकवाद भी है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, ये सांप्रदायिक सत्ता भी है। तो अभी तो ये सांप्रदायिक सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुसंख्यकवाद मनुस्मृति की सोचने वाली सत्ता तो है ही, मगर साथ साथ आर्थिक रूप में पूरी तरह पब्लिक रिसोर्सेज को छीनकर मोनोपोली कैपिटल में देकर आपका मिडिल और इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने की बात, चाहे आप नोटबंदी ले लो या उसके बाद, तो ये सबका जो क्यूमुलेटिव असर पड़ रहा है हमारे समाज और संगठनों पे, वो एक बेहिसाब चुनौती देने वाला है जिसको कभी कभी समझना भी बहुत बहुत मुश्किल। कोल्हापुर में, यहाँ पे मीना बैठी है, मीना सेशु बैठी है, शी वॉज पार्ट ऑफ देयर ग्रुप विमेन इन पीस। कोल्हापुर में 2023 में महिला शिक्षकों को किस तरह जानबूझ के वहाँ पे विद्यार्थी इस तरह बैठना कि वो लोग इस तरह के सवाल करें जिससे एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष जवाब वो शिक्षक दे, और उसके बाद पूरी घेराव हो वो शिक्षक की और प्रेशर बने कि उसको नौकरी से निकालो। ये स्त्री संगठन कोला सातापुर 4-5 जिले की बात है, वो विमेन इन पीस का रिपोर्ट भी था। तो मैं कह रही हूँ कि इसमें महिला शिक्षक की भी बात है मगर विद्यार्थी का भी गैर इस्तेमाल है। तो हम लोग किस तरह क्या टैकल करेंगे? बम्बई जैसी शहर में 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे शिक्षक जब साधारण और बहुत ही बेसिक सेक्युलर पोजीशन लेती है पाठशाला में, तो उसको पूरी तरह विद्यार्थी और विद्यार्थी के माँ बाप, पेरेंट्स कम्युनिटी घेर देते हैं। तो वी आर सीइंग अ कंप्लीट मतलब रिवर्सल ऑफ मतलब बहुत ही लेवल पे इतनी चैलेंजेस हैं कि स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। आंगनवाड़ी का क्या हालत है, आपको पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी BLO बनाया जा रहा है। मतलब आखिर में मैं सिर्फ अभी वोट चोरी की बात करूंगी। वोट चोरी आप चाहे स्लोगन से अग्री करो ना करो, मगर लॉन्ग बिफोर राहुल गांधी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, हमने वोट फॉर डेमोक्रेसी में काफ़ी एनालिसिस करके दिखाया था कि जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है उसमें आप और हमारा वोट को सही गिनत नहीं किया जा रहा है। ये तो साफ है क्योंकि कानून बदले जा रहे हैं, CCTV देने के इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है, चुनाव आयोग, और कोई भी जवाबदेही वो संस्था को अभी नहीं देनी है, और न सिर्फ जुडिशरी भी उनसे नहीं दिलवा रही है, मतलब हमारी जुडिशरी भी नहीं दिलवा रही है। तो अभी हम इस मोड़ पे पहुंचे हैं क्या कि जो भी सत्ताधारी संस्थान हैं, दे सीम टू बी इन अग्रीमेंट, वो सब एक दूसरे की एक समझ बनाए हुए हैं कि जैसा है वैसे चलेगा, और संविधान की बात कहाँ पे होगी, कैसे होगी, मुझे लगता है नागरिकता के सवाल पे ये बात आके रुकने वाली है। हमारे संगठन ने 2016-17 के बाद आसाम में काम शुरू किया। उस वक्त NRC को लेके हमने काम शुरू किया था क्योंकि बहुत भयानक खबर आई थी कि जो NRC के जो आंकड़े आए थे आसाम में, आसाम के कुल मिला के जो आबादी है 3.3 करोड़ की है, और पहला NRC लिस्ट ने 1/3 आबादी को बेदखल किया जा रहा था। 1.3 करोड़ वर मेड नॉन सिटीजन्स। उसके बाद 44 लाख हुआ, उसके बाद उसका थर्ड लिस्ट में 19 लाख हुआ। आज भी वो 19 लाख लोगों को न कोई स्कीम मिलता है, न वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, न वो कोई प्राथमिक शाला में जा सकते हैं, न पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं। दे आर लिविंग एज नॉन सिटीजन। इसलिए 2019-20 में जब नागरिकता संशोधन कानून शुरू हुआ और जो जिक्र किया बहन ने शाहीन बाग आंदोलन का, तो उस वक्त हम और हमारे साथियों, CJP के साथियों ने 400 से ऊपर मीटिंग
हिंदुस्तान के कोने कोने में एड्रेस की, क्योंकि हमारे पास आसाम का अनुभव था। और हमने कहा कि ज़रूर लक्ष्य जो है, निशान जो है, वो बंगाली मुसलमान हैं आसाम में, मगर नतीजा जो होने वाला है इस तरह का प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेड सिटीजनशिप, जैसे अभी हम बंगाल में देख रहे हैं, कल हम तमिलनाडु में देखेंगे, परसों हम गुजरात में देखेंगे, कि वही पूरा असंगठित मजदूर, चाहे वो कोई भी समाज से हो, वो कहाँ से लाने वाला है ये दस्तावेज, वो कहाँ से लाने वाले हैं ये डॉक्यूमेंट्स। और आप नागरिकता का बहुत गहरा एक निर्णय एक तालुका लेवल ऑफिसर पे सौंपने वाले हो, तो भयानक परिस्थिति है दोस्तों। मेरे पास सवाल के पूरे जवाब नहीं है। कैसे भी करके ये माहौल में भी हमारे दिक्कतें जो 2022 में आई, उसके बावजूद हम लोग अभी भी संगठन चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आप तो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, मगर कई बुनियादी सवाल के जवाब जब तक हम न ढूंढने की कोशिश करें कि ये जो बदलती हुई सत्ता का जो एक बदलता हुआ नक्शा है या बदलता हुआ एक ढांचा है, उसके लिए क्या जवाब है और उसके लिए किस तरह का आंदोलन की ज़रूरत है। क्या वो आंदोलन राजनीतिक होगा, क्या वो सामाजिक राजनीतिक होगा? स्त्री तो उसमें भाग लेगी, हर वक्त लिया है। मुझे लगता है वो सवाल का जवाब लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कवर यात्रा को किस तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हैंडल किया। खुलेआम कहा जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा था कि आप अपने आइडेंटिटी को बताओ, कौन कौन से दुकान रास्ते में हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो मतलब आप ऑलरेडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास सिटीजन बन चुके हैं। और सुओ मोटो तो कभी कुछ होता नहीं है कोर्टों से, मगर कोर्ट में भी जब कुछ नतीजे आते हैं तो बस बहुत ही धीमी आवाज में डर डर के कुछ ना कुछ रिलीफ अगर मिलती है तो मिलता है। उत्तराखंड, जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है और कुछ ज़्यादा थ्रेट भी नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा उत्तेजित हो जाता है माइनॉरिटी, उत्तराखंड में ऐसी कोई बात नहीं। मगर जिस तरह 3-3.5 सालों से उत्तराखंड में माहौल खराब करने की बात हुई है, एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप भी पढ़ते होंगे। और हिमाचल में भी संजौली मस्जिद को लेकर शिमला के पास, और वहाँ पे कौन सी सरकार है, मैं आपसे विनती करती हूँ आप सोच लीजिए। तो ये एक पूरा पॉलिटिक्स हैज़ गॉन राइटवर्ड रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी वी आर टॉकिंग अबाउट। And it is true that some parties are ideologically not proto-fascist or majoritarian, but their inability to tackle a frontal attack on the constitution is what we are all facing. तो ये सवालों के साथ मैं आपको छोड़ूंगी, ज़्यादा वक्त न लेते हुए। Sorry if I have not been able to provide any answers at all. Thank you very much.